गुजरात बाढ़ से कराह रहा है। गुजरात में अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुजरात में दिन ब दिन बाढ़ विकराल रूप लेती जा रही है। गांव हो या फिर शहर, सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। नवसारी में सैलाब सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो वहीं राजकोट में भी बर्बादी देखने को मिल रही है। वलसाड़ के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। मरबी, तापी, कच्छ, हर तरफ तबाही की बारिश देखने को मिल रही है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ के जवान सैलाब के इस संकट में किसी देवदूत से कम नहीं है। सबसे ज्यादा तबाही नवसारी जिले में देखने को मिल रही है। मंगलवार को नवसारी के हिदायत नगर में तकरीबन 8 से 9 फीट पानी भर गया। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजन ये कि गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। वलसाड़ के बाद नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ से हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इन तस्वीरों में देखिए, पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको सब कुछ डूबा हुआ ही दिखाई देगा। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने नवसारी के अलावा वलसाड़ और डांग जिलों में हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। राहत शिविर में रह रहे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। गुजरात में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। नागपुर से लेकर नासिक तक हाहाकार मचा है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। आसमान से हो रही बारिश के आगे हर कोई बेबस लाचार नजर आ रहा है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बने घर और मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। तो वहीं नागपुर में सैलाब में एक कार डूब गई। गढ़चिरौली और अकोला में भी बाढ़ कहर बरपाने लगी है। गढ़चिरौली की इन तस्वीरों को देखिए, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये कार पानी में डूब चुकी है। लोगों के घर बार भी पानी पानी हो चुके हैं। इस मकान की निचली मंजिल को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। इस घर में एक परिवार पानी के बीच फंस गया, लिहाजा एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पानी ज्यादा था, लिहाजा एनडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किल आ रही थी। फिर भी जवानों ने एक एक कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सैलाब के बीच अपनी मां के साथ एक नन्हा मासूम भी फंस गया था। एनडीआरएफ के जवानों ने मां और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सैलाब के बीच एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं हैं। जान पर खेलकर ये जवान लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है और उन्होंने अपने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य में फ्लड सिचुएशन जहाँ है, मैं सभी जिलाधिकारियों से खुद बात कर रहा हूँ, वहाँ का जायजा ले रहा हूँ, वहाँ की पूरी जानकारी ले रहा हूँ। उधर अकोला में भी नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, रास्ते कट गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए कैसे लोग घुटने भर पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। चारों तरफ पानी है, ऐसे में इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर सैलाब बढ़ा तो लोगों की जान पर भी संकट आ सकता है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा, कोल्हापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में महाराष्ट्र के इन जिलों में बारिश कहर बरपा सकती है।
लिहाजा प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। हाँ, बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोटद्वार में एक मकान सैलाब में बह गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां नदियां उफान पर हैं और सैलाब के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। उफनते नाले की ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की है। भारी बारिश से नदी नाले सब उफान पर है। पानी की गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। भारी बारिश की वजह से उफनते नाले के सामने जो कुछ आया बहा ले गया। इन तस्वीरों को देखिए, महज 5 सेकंड में एक मकान सैलाब में समा गया। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। मंगलवार को कोटद्वार में 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ के हालात बन गए। इस सैलाब ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। आगे का गिरिल गया, गिरिल जाने के बाद मैं बाथरूम गया, बाथरूम जाने के बाद जैसे मैं जस्ट बाहर आए तो उसके बाद तुरंत अंदर जा रहा था तो उतने में बाथरूम में नीचे गिर के आ गया। परिवार वालों की आंखों के सामने उनका पूरा घर पानी में समा गया। ऐसे में खुद सुनिए इस परिवार का दर्द, जो हर साल ऐसी चुनौतियों से जूझता है। ये बाढ़ स्रोत हमेशा हर साल आता है। हमको यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से हम हमेशा यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे विभाग मतलब आता है और ऐसी जाल रखवाते हैं। ये उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में उफान आने से एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि 4 टीचर रामनगर से अल्मोड़ा जा रहे थे, तभी अचानक बरसाती नाले में सैलाब आ गया और कार पानी में डूब गई। राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते टीचर को बचा लिया, लेकिन कार पानी के तेज बहाव में काफी दूर बहकर चली गई। तो देखिए, दक्षिण भारत में भी इन दिनों सैलाब कहर बनकर टूटा है। कर्नाटक के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगावी में नदियां उफान पर है। भारी बारिश से कर्नाटक का बेलगावी जलमग्न हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से बेलगावी की घटप्रभा नदी पूरे उफान पर है। ये तस्वीरें देखिए, नदी के ऊपर बना पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। सैलाब के बीच किसी तरह गाड़ियां लेकर लोग पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अगर जरा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधे नदी में समा जाएंगे। लोग धीरे धीरे नदी पार करने की कोशिश करते दिखे, जबकि थोड़ी दूर जाने पर कुछ लोगों ने बीच में ही गाड़ी रोक दी। उधर भारी बारिश की वजह से विजयपुरा इलाके में एक मकान की छत गिर गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बाढ़ के संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की और लोगों की मदद का निर्देश दिया। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। इन दिनों भोपाल का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर में भी पानी घुस गया। पानी का बहाव देखकर बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश से आए सैलाब की ये तस्वीर भोपाल की बताई जा रही है। सैलाब ने पूरे घर को अपने आगोश में समा लिया है। एक गेट से पानी जा रहा है और दूसरे गेट से निकल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बारिश का पानी इस आलीशान घर पर भी अपनी जगह बना चुका है। एक युवक वाइपर लेकर लगातार पानी निकालने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये भोपाल में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर में बारिश का पानी घुस गया है। ये वीडियो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट किया है और लिखा है, ये सिंधिया जी का भोपाल स्थित बंगला है, जहां चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। अब मंत्री जी के बंगले में अगर पानी घुस जाएगा तो सियासत तो होगी ही। देखिए, मोदी के महादेव, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाबा धाम गए थे। पीएम ने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी और चंद्रशेखर तक मंदिर में पूजा कर चुके हैं, लेकिन तब ये तीनों प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे।
बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। मतलब ये कि आजादी के 75 साल बाद ये पहला मौका है जब देवघर के इस मंदिर में किसी प्रधानमंत्री ने जला अभिषेक किया है। देवघर भले ही झारखंड में पड़ता है, लेकिन बाबा का ये धाम बिहार, बंगाल और ओडिशा के भी करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र है। प्रधानमंत्री जब तक मंदिर परिसर में पूजा के लिए थे, उस दौरान सुरक्षा कारणों से आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई थी। मंदिर में सिर्फ उन्हीं लोगों की मौजूदगी थी जो अलग अलग मंदिरों के पुजारी थे। देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। अभी 14 जुलाई से यहाँ सावन के विश्व प्रसिद्ध मेले की शुरुआत होगी। करीब महीने भर तक यहाँ लाखों श्रद्धालु पैदल ही 105 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में पूजा के साथ ही पीएम मोदी ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट समेत कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। मोदी के बाबा धाम दौरे को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। मैं नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मोदी जब पूजा के लिए बाबा के दरबार में जा रहे थे, तब 10 किलोमीटर तक रोड शो के दौरान दोनों तरफ लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देवघर में अपना रोड शो कर रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में जहां दोनों ओर जमावड़ा है समर्थकों का, भरपूर भीड़ इस पूरे 10 किलोमीटर के सफर में, तो वहीं दूसरी ओर गाड़ी में बैठकर सबको वेव करते हुए भीड़ उमड़ती हुई देखिए आप, जहां पर समर्थकों का जमावड़ा, एक और आदिवासी नृत्य हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव करते हुए लोगों को। मोदी की भोले भक्ति को समझना है तो काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखिए जो वाराणसी की खूबसूरती में अब 4 चांद लगा रहा है। मोदी जिस वाराणसी से सांसद हैं, उस वाराणसी की उन्होंने तस्वीर ही बदल कर रख दी। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। पिछले साल 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने गंगा में डुबकी तो लगाई ही, गंगा से जल लेकर पैदल ही गर्भगृह तक गए और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था। और भोले की भक्ति में डूबने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। मोदी जब कॉरिडोर का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने खुद अपने हाथों से शिव के प्रतीक चिन्हों में से एक विशाल डमरू को बजाना शुरू कर दिया।
प्रदेश से देश तक इस वक्त मोदी की सरकार है, लेकिन मोदी कहते हैं बाबा की नगरी में तो सिर्फ डमरू वाले की सरकार है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं, जब पीएम मोदी वाराणसी गए थे। तब बच्चों ने उन्हें शिव तांडव स्रोत सुनाया था। एलटी कॉलेज में बच्चों से शिव तांडव सुनते हुए पीएम मोदी भाव विभोर हो गए थे। मोदी की भोले भक्ति का ही ये नतीजा है कि देश की धरती हो या फिर प्रदेश की धरती, स्वागत में शिव का नाम जरूर आता है। अब आप पिछले साल अक्टूबर महीने का ये वीडियो देख लीजिए, जो कि इटली का है। पिछले साल पीएम मोदी रोम में G20 बैठक का हिस्सा बनने गए थे और यहाँ उनका स्वागत शिव तांडव स्रोत से हुआ था। और स्वागत किसने किया था, आप खुद देख लीजिए। मोदी और महादेव मानो एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अब जरा पिछले महीने जर्मनी यात्रा के दौरान का भी एक वीडियो आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के कार्यक्रम में भारतीयों के बीच पहुंचे तो हर हर महादेव के साथ हर हर मोदी का नारा गूंजने लगा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, उसी दौरान हर हर महादेव की तर्ज पर हर हर मोदी वाला नारा तैयार हुआ था। हर हर मोदी, घर घर मोदी की ऐसी लहर उठी कि मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद मोदी की भोले भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ हो या फिर बाबा विश्वनाथ का दरबार, सोमनाथ से लेकर अब बाबा बैद्यनाथ धाम तक विकास गाथा में मोदी का नाम जुड़ गया है। मोदी की भोले भक्ति का जिक्र हो और केदारनाथ धाम का नाम ना आए, ऐसा तो संभव है नहीं। 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ में कायाकल्प के शिल्पकार हैं पीएम मोदी। बाबा के इस धाम का जो पुनर्निर्माण किया गया है, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ है। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, जब वहां सुविधाएं नहीं बढ़ी थी, तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। 2019 के चुनाव नतीजों से पहले साधना के लिए मोदी ने केदारनाथ धाम को ही चुना था। वैसे तो मोदी बाबा के इस धाम पर अक्सर जाते रहे हैं। पिछले साल भी नवंबर महीने में मोदी यहाँ गए थे और बाबा के मंदिर में पूजा की थी। मोदी ने पूजा पाठ के साथ ही केदारनाथ में विकास के काम का पैदल ही मुआयना भी किया। भोले के भक्त पीएम मोदी के विकास का अगला पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन है।
उद्घाटन का कार्यक्रम तो जून में ही तय था, जो कि आचार संहिता लगने की वजह से टल गया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है, जो कि 750 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। महाकाल कॉरिडोर का आकार काशी में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 3 गुना बड़ा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई है। पुंछ सेक्टर में देर रात आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो एलओसी पर आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुंछ सेक्टर से। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। नागपुर से लेकर नासिक तक हाहाकार मचा हुआ है। नासिक की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नासिक में हालात सुधर नहीं रहे। तस्वीरें आज सुबह की हैं। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। क्या जानवर, क्या आम लोग, सभी को यहाँ इस दौरान काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। तो नासिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह की ही तस्वीरें हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। सड़क नजर नहीं आ रही। इस पानी के चलते लग रहा है कि मानो नदी बह रही हो। लोगों के जीवन में चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के काम ठप से पड़े हुए हैं। अब तक महाराष्ट्र में 84 लोगों की मौत की खबर है। तो बाढ़ के चलते 84 लोगों की मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तो महाराष्ट्र का नासिक हो या फिर गुजरात का नवसारी, हर तरफ तबाही की तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। लेकिन बर्बादी का जो मंजर देश के सामने मौजूद है, वो सिर्फ कुदरत का क्रोध है या फिर इंसानी गलतियों और नाकाफी तैयारियों का नतीजा। तबाही और तैयारी के बीच की खाई पाटनी होगी, वरना बर्बादी का ये मंजर ही नियति बन जाएगा। गुजरात के नवसारी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि 30% नवसारी पानी में डूब चुका है। हम लोग 6 फुट से पानी हो गया है। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। आदमी कहाँ जा सकता है? समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं आप लोग। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। रेड अलर्ट है और अब लोग डरने लगे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये कुंड है जहाँ पर झंडा है। ये भगवा झंडे के नीचे कुंड है जहाँ लोग आते थे, नहाते थे। मंदिर का लगभग गुंबद को छोड़ के सारा हिस्सा जो है डूबा हुआ है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनके गुंबद थोड़े काले दिखाई देंगे, वो सब डूबे हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पानी में गोते लगाता दिखता ये महाराष्ट्र का नासिक शहर है। जिधर नजर जाती है जल तांडव दिखाई देता है। नाक तक पानी में डूबे ये उस नासिक की तस्वीर है जिसकी गिनती सिर्फ महाराष्ट्र के बड़े धार्मिक शहर के तौर पर नहीं होती। नासिक की गिनती महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर के तौर पर भी होती है। बावजूद इसके हर साल मॉनसून के महीने में नासिक की ये तस्वीर मानो किसी परंपरा का हिस्सा बन गई है।
यहाँ परंपरा शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि साल बदल जाता है, लेकिन नासिक में गोदावरी नदी के तट पर बसे इन मंदिरों के डूबने की तस्वीर नहीं बदलती। हर साल बारिश के बाद नासिक की क्या तस्वीर होती है, इसकी गवाही आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अब आप ही बताइए, क्या इन तस्वीरों को नियति मानकर स्वीकार कर लिया जाए या फिर मुंह पसारती तबाही को रोकने के लिए इस तरह की तैयारी की जाए कि नासिक को ऐसे मंजर देखने ही ना पड़े। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों ही तस्वीरों में नासिक के हनुमान जी मौजूद हैं। एक बाढ़ आने से पहले और दूसरी तस्वीर बाढ़ आने के बाद। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गोदावरी नदी कितनी उफान पर है। नासिक में मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी दिखा रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सड़क थी और इस सड़क के सहारे लोग मंदिर, उस तस्वीर को जूम कीजिए, देखिए गुंबज का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां लोग आते थे और दर्शन करते थे। इसका मतलब ये है कि पूरा मंदिर डूब गया है और ये कुछ सामान बचा हुआ है और ये शटर डाउन है। इसके अलावा पूरे दुकानों में पानी भर गया है। ये वो नासिक है जिसे महाराष्ट्र की वाइन कैपिटल कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिकीकरण में नासिक का नंबर मुंबई और पुणे के बाद चौथे नंबर पर आता है। नासिक का कृषि सेक्टर 19,956 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17,992 करोड़ का है। नासिक की जीडीपी 1,23,800 करोड़ है। सवाल यह है कि नासिक जब इतना समृद्ध है तो कमी कहाँ रह जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नासिक के पास उद्योगों की भी पहचान है और धार्मिक नगरी की भी। नासिक का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि देवता जब अमृत लेकर जा रहे थे तो उसकी बूंदें नासिक में गोदावरी नदी में गिर गई थी। इसी विश्वास के चलते हर 12 साल में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के वक्त गोमती नदी के किनारे वक्त बिताया था। त्रयंबकेश्वर का बेहद प्राचीन मंदिर भी नासिक में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि उद्योगों और धर्म के दोहरे महत्व वाली नासिक नगरी हर साल खुद को डूबने से क्यों नहीं बचा पाती। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि नासिक के डूबने की नौबत पैदा क्यों होती है। बारिश का पानी गंगापुर डैम में इतना भर गया है कि वहां जो 7 गेट हैं उन तमाम सभी 7 गेटों को खोल दिया गया है, क्योंकि अगर बारिश का पानी भरने से ओवरफ्लो होता है तो इसके बाद और परेशानी आ सकती है। क्योंकि जैसा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 22 से 25 गांव हैं जो इससे इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए इसका पानी कम हो और इसका फ्लो कम हो, इसलिए इस गंगापुर डैम को के सभी गेट को खोल दिया गया। अब सवाल यह है कि डैम क्यों ओवरफ्लो होने लगा। दरअसल 11 जुलाई को 24 घंटे के भीतर नासिक में 68.4 mm बारिश हुई। 12 जुलाई को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में बारिश का आंकड़ा 97.4 mm तक पहुंच चुका था। लगातार बारिश के बाद पहले डैम ओवरफ्लो हुआ और फिर गोदावरी उफान पर आई। नासिक के बाद आपको सीधे गुजरात के नवसारी ले चलते हैं, जो सिर्फ 211 किलोमीटर दूर है। एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर कृष्णा ठाकुर और धनराज वाकले बाढ़ के पानी में उतरकर देश को गुजरात की तस्वीर दिखा रहे थे, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो 2 दिनों से अपने घरों में कैद हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए नवसारी में मौजूद धनराज बागले की रिपोर्ट। लोग हैं वो घर में दुबक कर बैठे हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में बाहर कैसे निकले
वो परेशानी का सबब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद नवसारी का 30% हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है और डूबे हुए नवसारी की तस्वीर दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पानी से निकलकर छत तक पहुंची। इलाके में जहां पर एरियल व्यू आप देख सकते हो, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पूर्णा नदी में जो पानी है वो खास करके महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर है, वांसदा है, डांग है, वहां से पानी आ रहा है सीधा पूर्णा नदी में। ये पानी है नवसारी शहर से गुजरते हुए डूब चुका है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों को बचाव करने की कामगिरी कर रही है, रेस्क्यू करने की कामगिरी कर रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ के रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है तो कहीं छाती तक। इस वक्त नवसारी में मौजूद हूं और ये हिदायत नगर है। आप देखिए कि किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। इस बात की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि जिस घर में आप रहते हैं वहां बारिश और गटर का पानी भर गया हो, बिस्तर से लेकर बर्तन तक तैर रहे हों और किचन में खाना बनाना असंभव हो जाए। नवसारी के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर राजकोट की तस्वीरें मौजूद हैं। जगह का नाम जरूर बदल गया है लेकिन कहानी वही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। राजकोट के लोग खुद बता रहे हैं कि मुश्किल कब से है और क्यों है। यहाँ पे 5 साल से हम बारिश का माहौल जो बनता है तो उसके अंदर इतना पानी भर जाता है कि हर एक घर के अंदर पानी अंदर जाता है और वहाँ से ड्रेनेज का पानी जो है बैक मारता है, तो घर के खाने पीने की चीज़ को भी समस्या होती है। और 5 साल से हम के निकाल की व्यवस्था नहीं है, कोई निकाल की व्यवस्था नहीं है। और जो भी पुराने ज़माने में जिसको हम गुजराती भाषा में वोकड़ा बोलते हैं, छोटी छोटी नहरें बोलते थे, वो आज के समय में पूरा बंद करने के बाद ये परिस्थिति है। उसका ऑल्टरनेटिव विकल्प कोई देना चाहिए, वो आज के समय में किसी नगर पालिका ने दिया नहीं है। बड़े पाइपलाइन से ड्रेनेज का पाइप निकाल का पानी निकाल का जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। लोगों ने जो शिकायत की उसकी गवाही भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जिस गटर से बरसात का पानी बाहर निकलना चाहिए उसी गटर से पानी पूरे फोर्स के साथ बाहर आ रहा है। ऐसे में घर, मकान और दुकान तो डूबेंगे ही। कितनी हृदय विदारक तस्वीर है। पूरी दुकान राशन से भरी हुई है और दुकान के मालिक कमर तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। दुकान के अंदर जाइए तो वहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है। पूरी दुकान में सामान तैरता हुआ दिख रहा है। आटा, दाल, चावल की बोरियां रखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। ऐसी ही तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां सड़क खुद ही शर्मिंदा हो गई है। कमर तोड़ मेहनत करके खरीदी गई लाखों की कार औंधे मुंह गिरी पड़ी है। इसके बाद गुजरात के वापी से आई तस्वीर देखिए, जहां सड़क गड्ढों के बीच बनाई गई है या गड्ढों के बीच से सड़क का अवतरण हुआ है, बता पाना मुश्किल हो जाएगा। ये गड्ढे विकास और प्रगति जैसे शब्दों का मजाक उड़ा रहे हैं। गुजरात के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन तबाही आने का सिलसिला पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात के शहरी इलाकों में बाढ़ आने की घटनाएं 8 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ऐसा सिर्फ गरीब इलाकों में नहीं हुआ। गुजरात में बाढ़ की मार अमीर और गरीब दोनों पर एक जैसी पड़ी है। मिसाल के तौर पर बाढ़ में डूबे इन घरों को देख लीजिए। एक से एक बेहद खूबसूरत घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि बाढ़ की विभीषिका साल दर साल इतनी विकराल क्यों होती जा रही है। पहली वजह बेतरतीब शहरीकरण, जिसकी सबसे बड़ी केस स्टडी चेन्नई शहर बना था। बिना सोचे समझे रिहाइश खड़ी की गई और फिर पूरे देश ने देखा कि पानी की कमी से जूझने वाला चेन्नई कैसे डूब गया था। दूसरी वजह ड्रेनेज सिस्टम में खामी। तीसरी वजह पानी के रास्ते का अतिक्रमण। चौथी वजह ठोस कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं। पांचवी वजह सड़कों की डिजाइन में कमी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रेड अलर्ट है, तो वहीं एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत के आगे मासूम भी बेबस और लाचार हो गए हैं।
ये दो तस्वीरें देखिए, एक छत्तीसगढ़ के बस्तर की है तो वहीं दूसरी तस्वीर सुकमा से आई है। सुकमा और बस्तर से आई ये तस्वीरें सैलाब से घिरे बच्चों और उनके परिवार की बेबसी की कहानी बयां कर रही है। सुकमा में भारी बारिश से गांव में पानी भर गया है, रास्ते कट गए हैं। ऐसे में गांव वाले अपने बच्चों को उफनते नाले को पार करने के लिए एक बर्तन में रखकर धीरे धीरे सैलाब पार करते दिखे। वहीं बस्तर में भारी बारिश ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया है। फिर भी ये बच्चे देखिए कैसे सैलाब और मुश्किलों को पार करते हुए स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रेड अलर्ट है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश से इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर मध्य प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। एमपी के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से रेलवे लाइन के पास चारों तरफ पानी भरा है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है। ऐसे में लोगों के सामने आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से होकर आने जाने लगे हैं। उधर एमपी के मालवा आगरा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी एमपी में कुदरत की दोहरी मार देखने को मिल रही है। तो भारी बारिश और बाढ़ के चलते हर किसी का हाल बेहाल है। एमपी के ही भोपाल में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इन दिनों भोपाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर में भी पानी घुस गया है। पानी का बहाव देखकर बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश से आए सैलाब की ये तस्वीर भोपाल की बताई जा रही है। सैलाब ने पूरे घर को अपने आगोश में समा लिया है। एक गेट से पानी जा रहा है और दूसरे गेट से निकल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बारिश का पानी इस आलीशान घर पर भी अपनी जगह बना चुका है। एक युवक वाइपर लेकर लगातार पानी निकालने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये भोपाल में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर में बारिश का पानी घुस गया है। ये वीडियो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट किया है और लिखा है, ये सिंधिया जी का भोपाल स्थित बंगला है जहां चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। अब मंत्री जी के बंगले में अगर पानी घुस जाएगा तो सियासत तो होगी ही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीलंका से, जहां राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना के विमान से देश छोड़कर भागने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गोटाबाया अपनी पत्नी और 2 सुरक्षाकर्मियों के साथ मालदीव चले गए हैं। इससे पहले खबर आ गई थी कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में श्रीलंका से अंकित गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे इस परिवार के खिलाफ पूरा श्रीलंका एकजुट हो गया है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन चौथे दिन लगातार लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना रहा। चार दिन पहले ये स्थिति थी। राष्ट्रपति भवन पर न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ था, बल्कि इस शानदार बिल्डिंग में इन आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। उनकी तोड़फोड़ के निशान आज भी यहाँ दिख रहे हैं। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का पर्सनल जिम है। यहाँ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ तो तोड़फोड़ भी हुई। इसी तरह कई दरवाजों के कांच तोड़ दिए गए। ऐतिहासिक और शानदार कुर्सियां तोड़ दी गई। गद्दे उठाकर बाहर फेंक दिए गए। कुल मिलाकर इस आलीशान इमारत के फर्नीचर और बनावट को कूड़े के ढेर में मिलाने के सारे इंतजाम कर दिए गए। Today I came to the President's house to inspect whether it has damage or not.
and we are looking at the place, and we are suggesting some measures to protect this. As an archaeologist, we can't replace the things that it has been damaged, so we have to take it with the people. हालांकि अब प्रदर्शनकारी भी यहाँ वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग यहाँ किसी भी चीज को नुकसान ना पहुँचाएं। यहाँ पिछले 4 दिनों में करीब 25 लाख लोग आ चुके हैं। You are our people. Don't damage anything. This is our history. More than 300 years old this building. So don't touch anything and don't damage anything. Because we want our history. That's when we tell our people. लगातार ये लोग ऐसे जो मैसेज दे रहे हैं अनाउंस करके कि किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। करुणाकल्ला ඒවට हानि කරන්න එපා। මේ දේවල් බලාගෙන යන්න, මේ අපේ දේවල් තියෙන්නේ, අපේ ඉතිහාසය තියෙන්නේ। 300 साल पुरानी ये ऐतिहासिक इमारत यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास अंदर से बहुत आलीशान और शानदार है। इसीलिए जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हुए तो इस ऐतिहासिक भवन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो आपको नजर आएंगे चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं और जगह जगह गो गोटा गो इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी भरने का एक नल लगा हुआ है उससे लोग पानी भर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहाँ चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल और पानी की बोतल यहाँ लेकर आई हुई है। छोटा सा बच्चा है, उसको खिला पिला रहे हैं और बच्चे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। और देखिए बाकायदा फोटोग्राफी चल रही है। ये वो कुर्सियाँ हैं जिन पर जब राष्ट्रपति भवन में डिग्नेटरीज आते थे उनके साथ बैठ करके गोटाबाया राजपक्षे तस्वीरें खिंचवाते थे, तो उन कुर्सियों पर बैठ करके लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंच रहे हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि ये मौका तो फिर नहीं आएगा। रेड कारपेट बिछा हुआ था, फिलहाल अब वो रेड कारपेट किसी विशेष के लिए नहीं है। रेड कारपेट अब जनता के लिए, क्योंकि जनता ही यहाँ की मालिक एक तरह से बनी हुई है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी अभी भी कब्जा जमाए बैठे हैं। उनकी जिद है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की कुर्सी भी खाली पड़ी हुई है। उधर राष्ट्रपति भवन में श्रीलंकन पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंच गई है, जो 9 जुलाई की घटना की अब जांच कर रही है। हजारों की संख्या में इसी दिन लोग यहाँ दाखिल हो गए थे। लेकिन श्रीलंका में यह हालात भी तो वहाँ की सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से ही बने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जब कल रात श्रीलंका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए टैक्सी ही नहीं मिली। काफी इंतजार के बाद जो टैक्सी मिली भी वो 3 से 4 गुने दाम पर उपलब्ध थी। पहले जो टैक्सी अगर आपको एयरपोर्ट से शहर जाने में के लिए 5,000 या 6,000 श्रीलंकन रुपए में मिलती थी, तो आज की तारीख में 15 से 17,000 वसूले जा रहे हैं, यानी कि 3 गुनी हो गई है कीमत। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा आसानी से, मिलता है तो कई घंटों का इंतजार, और उसकी वजह से अब गिनी चुनी एक तो टैक्सियां नजर आती। श्रीलंका में हालात ये है कि लोगों को 3 से 4 दिनों तक लाइन में लगने के बाद पेट्रोल मिल रहा है, वो भी सिर्फ 12 लीटर। अब इतने पेट्रोल में जहां तक पहुंच सको आपकी किस्मत, जैसे अंकित जा रहे हैं। रात का वक्त है और हमको करीबन 2 से ढाई घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी मिली। अनुग्रह इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। इनकी गाड़ी में भी थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा हुआ है। इनका ये कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारे होटल तक, शहर के बीच तक पहुंचा सके। अनुग्रह, हाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव विद योर फैमिली नाउ? Yes. Now I am working only one day. For 3-4 days I am going to get the petrol queue. Rajapaksa and Prime Minister Gotabaya and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, I don't know how to is control in my country. I am working only one day, 3 days going to queue get the petrol. Other 3 days how can I eat? देखिए, बाढ़ बारिश को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बाढ़ बारिश को लेकर सामना के संपादकीय में नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया है कि अहमदाबाद स्विमिंग पूल बन गया है।
लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मुंबई में थोड़ा पानी जमा होने पर हंगामा करने वालों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सामना में संपादकीय के जरिए हमला किया गया है बिना नाम लिए बीजेपी पर, और उसमें लिखा गया है कि अहमदाबाद स्विमिंग पूल बन गया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मुंबई में थोड़ा भी पानी जमा होता है तो उस पर हंगामा करने वालों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। सीधा बीजेपी पर हमला किया गया है। मुंबई में जिस तरह से पानी जमा होता है उस पर जो बीजेपी निशाना साधती है उसको लेकर अब अहमदाबाद के जरिए निशाना साधा गया है, लेकिन नाम नहीं लिया गया है। उसमें कहा गया है कि अहमदाबाद स्विमिंग पूल बन गया है, लेकिन मुंबई में जरा भी पानी बरसने पर बयान देने वालों को बिल्कुल याद नहीं आ रही है अहमदाबाद की। तरीके से ये समझाने की कोशिश हुई है मुंबई पर हल्ला करने वाले अहमदाबाद पर चुप क्यों हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। नागपुर में बाढ़ से बुरा हाल है, सड़क पर नाव चलने लगी है। हम आपको नागपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से शहर में पानी घुस गया है। होटल के बाहर पानी भरने के बाद लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी टीवी स्क्रीन पर कि गाड़ियों की बजाय अब नाव चलने लगी है सड़कों पर, क्योंकि पानी इतना भर गया है कि लोगों को होटल से निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। तो सड़क पर नाव चलने लगी है। हम आपको नागपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से शहर में पानी घुस गया है और होटल के बाहर पानी भरने के बाद लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं नासिक की तस्वीरें। नासिक में भी हालात जरा भी सुधर नहीं रहे। ये तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज सुबह की हैं। बाढ़ के हालात यहाँ बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी बरसने की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के लिए परेशानियां बढ़ी हुई हैं, रोजमर्रा के काम उनके ठप हो गए हैं, जानवरों के लिए भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। चुनौतियां सभी के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं। और महाराष्ट्र के नासिक की आज सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, जिससे लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव काफी नर्वस नजर आए। लिखे भाषण को पढ़ने के दौरान भी कई बार अटके। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके तेजस्वी यादव। लोकतंत्र की पीएम मोदी के सामने लड़खड़ाई तेजस्वी की आवाज। मौका था बिहार के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के स्वागत भाषण के बाद दूसरे नंबर पर भाषण देने के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया। मंच पर बोलने के लिए तेजस्वी यादव भाषण लिखकर लाए थे, लेकिन भाषण पढ़ने के दौरान काफी नर्वस नजर आए। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। भाषण पढ़ने के दौरान कई जगह अटकते नजर आए, कई लाइनों को ठीक से नहीं पढ़ पाए। इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष में समारोह के दौरान दिए गए भाषण को लेकर तेजस्वी यादव विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा। जब अनुकंपा के आधार पर राजनीति होती है तो कॉन्फिडेंस की कमी तो दिखेगी। जो नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ भाषण को नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कहीं न कहीं अशिक्षित है। तो श्रीलंका से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीलंका के एयरफोर्स ने राष्ट्रपति के देश छोड़ने की पुष्टि की है। एयरफोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति के वायुसेना के एयरक्राफ्ट से मालदीव भेजा गया है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रीलंका के एयरफोर्स ने राष्ट्रपति के देश छोड़ने की पुष्टि की है। सरकार की गलत नीतियों ने एक देश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। बर्बादी के लिए जिम्मेदार गोटाबाया जल रही लंका को उसके हाल पर छोड़कर फरार हो गए हैं।
श्रीलंका की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कल तक खबर आ रही थी कि गोटाबाया राजपक्षे आज इस्तीफा देंगे, लेकिन अब भागने की खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गोटाबाया श्रीलंका छोड़कर मालदीव चले गए हैं। गोटाबाया के साथ उनकी पत्नी और गार्ड भी गए हैं। श्रीलंका छोड़कर मालदीव पहुंचने में कैसे कामयाब हुए राजपक्षे, ये सवाल बना हुआ है। प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में डटे हुए हैं। ऐसे में अगर आज राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते हैं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। 2 दिन पहले श्रीलंका के पीएमओ ने बयान जारी कर दावा किया था कि गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है। सवाल उठ रहा है कि अगर गोटाबाया इस्तीफा नहीं देते तब क्या होगा। इस बीच कल राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। भारत ने एक बार फिर श्रीलंका के हालात पर चिंता जाहिर की है। श्रीलंका इज वेरी सेंसिटिव। आवर commitment, our support is for the Sri Lankan people because they are our neighbors, they are our friendly people. We want to help them. ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस रेस में 2 भारतीयों ने जगह बना ली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो गई। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। प्रधानमंत्री पद के दावेदार 8 लोगों के नाम जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री चुनाव के पहले चरण में 2 भारतीय जगह बनाने में कामयाब रहे। वो 2 नाम हैं ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन। ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में ऋषि सुनक कुमार का नाम सबसे ऊपर है। सुनक बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। नए प्रधानमंत्री के लिए 8 लोग अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उनमें ऋषि सुनक के अलावा भारत वंशीय अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन, पेनी मोरडॉट, टॉम टुगेंडैट, लिज ट्रस, जेरेमी हंट, नाइजीरियाई मुल्क के केमी बोदानोक, इराकी मूल के नादिम जहावी शामिल हैं। नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आज दूसरे राउंड का मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री चुनाव के अगले चरण में जाने के लिए 30 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के सुनक के पास सबसे ज्यादा सांसदों का समर्थन है। 5 सितंबर को नए ब्रिटिश पीएम के नाम का ऐलान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।